नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज खान कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के लिए मैं टेट और सुपर टेट का एक विशेषांक लेके आया हूँ जो कि भूगोल से ताल्लुक़ रखता है और उसका नाम है सौरमंडल। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि सौरमंडल होता क्या है, सौरमंडल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल है क्या। सूर्य, सूर्य के ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ठीक है देख आज को मिलाकर क्या बनता है, आपका सौरमंडल बनता है। ठीक है, एक प्रश्न अब यहां से यही आ जाता है, पहली वाली लाइन से प्रश्न आपका आता है कि निम्न में से सौरमंडल का सदस्य कौन सा नहीं है। ये कई बार आया है आपके पुराने पेपरों में कि सौरमंडल का सदस्य होता कौन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तारा जो है वो सौरमंडल का सदस्य नहीं है, तारा जो है वो सौरमंडल का सदस्य नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वयं एक तारा है और उसको तारे के श्रेणी में रखा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूर्य और उनका जो परिवार होता है उनको हम लोग किसमें रखते हैं, सौरमंडल में रखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे सूर्य, उनके ग्रह और फिर जो ग्रह के उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं। ठीक, तो देखिए आप सौरमंडल, जैसे कि आपको पता है सौरमंडल किसका परिवार बन रहा है, सूर्य का परिवार बन रहा है। किसका परिवार बन रहा है, सूर्य का परिवार बन रहा है, यानी इसका केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका केंद्र बिंदु है हम उसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले केंद्र बिंदु क्या है आपका, सूर्य यानी कि सन। ठीक, सूर्य के कितने ग्रह होते हैं, तो हमें पता है सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। पूर्व में इन ग्रहों की संख्या कितनी थी, पूर्व में इन ग्रहों की संख्या थी 9 ग्रह, परंतु 2006 में क्या हुआ है कि यम को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। यम जो है इसको ग्रहों की सूची से क्या कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। अब ये किस सूची में आ गया है, क्षुद्र ग्रह की सूची में आ गया है। अब जो यम है वो किस प्रकार की सूची में है, क्षुद्र ग्रह की सूची में है। तो अब हम लोग देखते हैं सूर्य और उसके 8 ग्रहों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कि हम लोग किस तरीके याद करेंगे इनके ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले ग्रह किसके हैं, सूर्य के हैं। तो हम क्या करते हैं कि सन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सन। ये याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, SUN, सन। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए आपके। उसके बाद 5 अल्फाबेट याद रखेंगे हम, M V E M और J। पहले M से आपका बना क्या, मरकरी। क्या बना आपका, मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बुध। हमें क्या करना होगा, इंग्लिश नेम भी याद रखने होंगे और हिंदी नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे पेपर हो गए जिसमें क्या होता है, हिंदी नाम ना देके जो अंग्रेजी में बोला जाता है कहीं लिख के आ जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जैसे क्या हो गया आपका जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। ये हमने किस लिए आपको बताया है, ये हमने इसलिए आपको बताया है कि एक सीरीज जो आपकी बन जाएगी ग्रहों की। ये जो मैं सीरीज बताया है आपको, ये ग्रहों की सूर्य से दूरी के आधार पर सीरीज है। किस आधार पर सीरीज है, दूरी के आधार पर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य के सबसे पास कौन सा है, तो वो मरकरी है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, तो वो वरुण है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी के हिसाब से स्थान कौन सा है, तो पहला, दूसरा,
तीसरा स्थान है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस लिखा है, सीरीज लिखी है हमने आपको याद कराने के लिए, ये हमने किस हिसाब से लिखी है? दूरी के हिसाब से लिखी है। याद करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सन का परिवार है तो हमने सन को लिख लिया, उसके बाद 5 अल्फाबेट याद किया हमने M V E M और J। अब उसके बाद फिर इसी लाइन में देखते हैं हम लोग कितने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। हम एक काम क्या करते हैं इसमें, टोटल कितने आपको हमने ग्रह बताए? 8। अब इन 8 ग्रहों को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? इनको हम आधे कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी आधे के बाद हमने क्या कर दिया? इस तरीके इसको डिवाइड कर दिया। 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। एक्चुअली में जो हमने डिवाइड किया ये भी हमने आपको कुछ बताने के लिए डिवाइड किया है, और हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो डिवाइड सौरमंडल में किया गया है, तो इस तरीके की एक सौरमंडल में श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह पट्टिका। तो अगला प्रश्न आपका यह बना कि क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहां पर स्थित होती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका जो होती है वो कहां पर स्थित होती है? आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होती है। दूसरा प्रश्न आपका बन गया। पहला आपने दूरी के हिसाब से देखा, अगला यह बन गया क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहां होती है? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। उसके बाद देखिए, ये जो ग्रह अंदर की तरफ है, इस पट्टी के अंदर की तरफ है, इनको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह बाहर की तरफ है, इनको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके अलावा ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं, ये सभी ठोस अवस्था में या चट्टानी अवस्था में होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए किस अवस्था में होते हैं, तो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। और अगर याल ग्रह पूछे तो ये किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। इसके अलावा इनका एक और नाम है, इनको हम लोग कहते हैं पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है, तो कौन पार्थिव ग्रह है आपके? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इनको हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अगर ये आ जाए कि निम्न में से कौन सा बृहस्पति ग्रह है, तो आप ये बता सकते हैं कि निम्न में कौन सा बृहस्पति ग्रह है। ठीक, इसके बाद देखिए, तो आपको कई चीजें पता होगी, दूरी के आधार पर क्रम पता हो गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां होती है? आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? बाह्य ग्रह किन्हें कहते हैं? ठोस अवस्था में कौन से ग्रह होते हैं और गैसीय अवस्था में कौन से ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं और बृहस्पति ग्रह कौन से होते हैं? अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम देखते हैं। किस आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं? आकार के हिसाब से। ठीक, तो पहला प्रश्न ये आता है कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार। ऊपर देखिए किस तरीके हम लोग याद करेंगे। तो इसके लिए एक सीधे तौर पर देखिए, वैसे तो सबको पता होता है सबसे बड़ा जुपिटर ग्रह होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध होता है। ठीक है, तो अगर हमें नहीं ध्यान है तो आप ये देख लीजिए, सिर्फ इतना देख लीजिए कि मुझे आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? तो जिसका नाम सबसे बड़ा है। नाम किसका सबसे बड़ा है? बृहस्पति का। तो क्या हो गया? आकार के हिसाब से पहला नंबर किसका हो गया? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। अब इसके बाद यहीं से गिनती चालू कर दीजिए। 1 के बाद 2 लिख दीजिए, 2 के बाद 3 लिख दीजिए, 3 के बाद 4 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति से छोटा कौन सा है? शनि है। शनि से छोटा अरुण है और अरुण से छोटा क्या है आपका? वरुण है। ठीक है, अब उसके बाद 4 तक हमने लिख लिया। अब हम इस साइड पे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है सबसे छोटा क्या होता है? बुध, यानी बुध का प्लेस क्या हो गया? आपका स्थान कौन सा होगा? 8वां होगा। अब 4 के बाद 5 किसमें लिखेंगे? तो हम जब देखेंगे अर्थ। अर्थ देखिए कितने से बना है? EARTH 1 2 3 4 और 5 होते हैं कभी, तो अर्थ की प्लेस हमने रख दी 5। उससे पहले 6 और उसके बाद 7। ठीक है, तो ये आकार के हिसाब से आप जान गए। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून आपका। उसके बाद फिर क्या है आपका? अर्थ यानी पृथ्वी है। फिर आपका क्या है? वीनस शुक्र है, मार्स मंगल है और आपका सबसे छोटा बुध मरकरी है। ठीक है, तो आप क्या क्या जानेंगे? दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहाँ स्थित होती है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके रोटेशन की गति कि ये क्या करते हैं? परिक्रमा किस दिशा में करते हैं। तो जितने भी होते हैं ग्रह, जनरल तौर पर जानते हैं कि ग्रह जो होते हैं वो परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। किस तरीके परिक्रमा करते हैं?
पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन क्या है कि दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में है। यानी 6 ग्रह कैसे हो गए आपके, जो पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, और 2 ग्रह कैसे होंगे आपके, जो पूर्व से पश्चिम करेंगे परिक्रमा। किस दिशा में करेंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा में करेंगे। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये 2 ग्रह कौन से हैं। जैसा कि आपको पता है कि सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं। 2 ग्रह कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, हमने सन को उल्टा कर दिया, हमने सन को उल्टे उसमें लिख दिया, तो आ गया NUS, नस। अब हम ये देखेंगे किनके आखिरी में 2 में नस आता है। एक आपका हो गया वीनस और दूसरा क्या हो गया आपका यूरेनस। यानी एक आपका क्या हो गया शुक्र और दूसरा आपका क्या हो गया अरुण हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में, 2 ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। हमने क्या किया, सभी ग्रह सन की परिक्रमा करते हैं, तो जो उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं उनको सीधा करने के लिए हमने सन को ही उल्टा कर दिया। यानी इस उल्टा करने में क्या आया, नस आया। यानी जिसके 2 के आखिरी में नस होगा, एक वीनस हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका यूरेनस हो गया। ठीक है, यानी एक शुक्र हो गया और दूसरा अरुण हो गया। दूसरे उसमें एक और याद करने का ढंग है, हम इस तरीके भी कह सकते हैं कि ये जो 2 उल्टी परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में, देखा जाए तो इन दोनों का स्थान दूसरा है। एक का शुरुआत से दूसरा है और दूसरे का क्या है, आखिरी से दूसरा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें आते हैं, अब आते हैं ग्रहों के उपग्रहों के बारे में। किसके बारे में आते हैं, ग्रहों के उपग्रहों के बारे में आते हैं हम लोग। आपको पता है कि सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसा है जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। यानी 2 ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 0 और 0 हो गई, 0 हो गई आपकी। तो हमने क्या किया कि जिन 2 ग्रहों को उपग्रह नहीं है तो 2 0 हुए, तो हमने क्या किया, शुरुआत में ही दोनों 0 लिख दिए, 0 और 0। यानी बुध के उपग्रहों की संख्या 0, 0, शुक्र के उपग्रहों की संख्या 0। अब 0 0 के बाद क्या आगे चलेंगे हम लोग, जब आगे आएगा तो क्या आएगा 1। यानी पृथ्वी का कितना है, 1 है, और वो कौन सा है आपका, चंद्रमा है। कौन सा है आपका, चंद्रमा है। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। मंगल के कितने हो गए, 2 हो गए। मंगल का एक है आपका फेबोस है और दूसरा आपका क्या है, डिमोस है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आज की सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं, बृहस्पति के होते हैं। लेकिन अभी हाल में ही क्या हुआ है कि शनि के कुछ नए उपग्रह खोजे गए हैं। इस आधार पर बृहस्पति का स्थान कौन सा हो गया है, दूसरा हो गया है, और पहले नंबर पे कौन है, शनि है। शनि के उपग्रहों की संख्या है 82, कितनी है, 82। उसी जगह जुपिटर जो है इसके उपग्रहों की संख्या है आपकी 79, 79। अरुण के उपग्रहों की संख्या है 27 और वरुण के उपग्रहों की संख्या है 13। डाटा एक बार मिला के कर लीजिएगा, शायद कम ज्यादा एक दो हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उपग्रहों के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कि 2 0 तो शुरुआती में 2 0 रख दिया। यानी बुध के उपग्रहों की संख्या 0, शुक्र के उपग्रहों की संख्या 0, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, मंगल के 2 फेबोस और डिमोस। सबसे ज्यादा किसके हैं, शनि के हैं आपके 82, फिर बृहस्पति के हैं 79, फिर यूरेनस 27, 27 और नेपच्यून 13, 13। तो इस यानी सीरीज से हमने क्या क्या चीजें जान ली। आपने सबसे पहले क्या जाना, दूरी के आधार पर ग्रहों कि सूर्य से दूरी के आधार पर जो हमने ये सीरीज लिखी, तो सूर्य के सबसे पास मरकरी यानी बुध है, सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी का स्थान कौन सा है दूरी के आधार पर, तीसरा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पर होती है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहां होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। उसके बाद हमने क्या जाना कि आकार के हिसाब से, तो हमने कहा कि जिसका नाम सबसे बड़ा उसका आकार भी सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने गिनती लिखी 1 2 3 4, यानी बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण और अरुण से छोटा वरुण। पृथ्वी का स्थान दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा, दूरी में तीसरा व आकार में 5वां। ठीक है, उसके बाद उपग्रहों के बारे में हमने जाना, और फिर हमने जाना कि जो परिक्रमा है वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में 6 ग्रह करते हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा में 2 करते हैं। उन
दोनों में हमने क्या किया कि जो सन है उसको ही हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो नस आ गया, एक वीनस हो गया, दूसरा यूरेनस हो गया, यानी एक आपका शुक्र हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका अरुण हो गया। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना क्या, सौर मंडल के जो उपग्रह हैं उनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जाना। हमने आपको बताया कि किस तरीके हम बता सकते हैं, आकार के हिसाब से क्रम क्या है, दूरी के हिसाब से क्रम क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, आपका आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं, बाह्य ग्रह किन्हें कहते हैं, पृथ्वी ग्रह किन्हें कहते हैं, बृहस्पति ग्रह किन्हें कहते हैं, कौन से ग्रह जो है वो ठोस अवस्था में बने हुए हैं, कौन से ग्रह जो है वो गैसीय अवस्था में बने हुए हैं, किन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, किन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या क्या है, न्यूनतम है। इसके अलावा रोटेशन हमने जान ली कि पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन से ग्रह करते हैं और पूर्व से पश्चिम ग्रह में कौन से। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, सन के बारे में जानते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य है क्या और इनसे संबंधित कौन से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सूर्य है क्या, तो सूर्य को किसकी श्रेणी में रखा गया है, सूर्य एक तारा है। तारा आप जानते हैं क्या होता है, जिनमें क्या होता है, स्वयं का अपना प्रकाश होता है। सूर्य का अगर हम संगठन के बारे में देखें तो बताया जाता है कि जो सूर्य है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, लगभग 71% पाई जाती है। इसके बाद क्या है आपका, हीलियम गैस पाई जाती है 26.5%, 26.5%। और उसके बाद अन्य गैसेज आपकी 2.5%। अगर ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन व हीलियम है इनका अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हाइड्रोजन व हीलियम जो है इसका अनुपात क्या होता है, तो कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक, अब उसके बाद सूर्य में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, सूर्य में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन होता क्या है आपका, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक दीर्घ नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्र ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब नाभिकीय संलयन का प्रोसेस बताया जाता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर किसका निर्माण करते जा रहे हैं, हीलियम का निर्माण करते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब क्या होगा, हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसी हाइड्रोजन की मात्रा समाप्ति के आधार पर क्या बताया गया है कि सूर्य की एक अनुमानित आयु भी बता दी गई है। क्या बताई गई है, सूर्य की एक अनुमानित आयु भी बताई गई है। सूर्य की क्या अनुमानित आयु बताई गई, लगभग 5 बिलियन वर्ष बताई गई है। कितनी बताई गई है, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, तो अनुमानित आयु कितनी बता दी गई, 5 बिलियन वर्ष बता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, अब सूर्य से संबंधित और कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा सूर्य है, इसका जो बाहरी होता है वायुमंडल, इसका जो अलग तापमान होता है, इसके केंद्र का तापमान अलग होता है तथा इसमें जो छोटे छोटे सौर कलंक या सौर धब्बे जो बने होते हैं इनका तापमान जो होता है वो अलग होता है। अगर ये पूछ ले कि सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है वो कितना होता है, वो होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तथा सूर्य कलंक जो है, जो छोटे छोटे धब्बे बने हुए हैं जिनसे कुछ ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित हो रही है, उनका कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री। तो अगर ये आ जाए कि जो आपका सन है इसके केंद्र का तापमान कितना होता है, तो केंद्र का तापमान कितना हो गया आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे सतह का तापमान कितना होता है, तो आपके सतह का तापमान कितना हो गया, 6000 डिग्री सेल्सियस। तथा पूछे कि सौर कलंक या सौर धब्बे जो बने होते हैं इनका तापमान कितना होता है, तो इनका तापमान होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि और कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए सूर्य से संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब सूर्य से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि पहला हम देखते हैं सूर्य से आधारित एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है और दूसरा चंद्र ग्रहण
पे ग्रहण लग रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य है इसका स्थान क्या होता है, फिक्स होता है। सूर्य का स्थान कैसा होता है, फिक्स होता है। तो हमने यहाँ पर सूर्य का स्थान क्या कर लिया, प्लेस जो थी वो फिक्स कर ली। अब आपको पता है कि सूर्य की जो परिक्रमा है वो कौन करती है, पृथ्वी करती है, और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। ठीक है, कह रहा है ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी जो चीज है वो क्या हो रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही, उस पर ग्रहण लग गया हो। अब हम ही लोग अगर हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मार्ग में कोई अवरोध है। हमारे मार्ग में क्या है, कोई अवरोध है। सपोज दैट कि हम सामने देख रहे हैं और हम अपने हाथ को क्या ले आए, अपने सामने ले आए, तो क्या होगा, हमें सामने चीज नहीं दिखाई देगी। तो इसी प्रकार क्या है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जो है इसके मार्ग में कोई अवरोध आ रहा होगा। तो हम लोग इस तरीके ध्यान रखेंगे, वो अवरोध कौन है, मून है, चंद्रमा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या बनी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जा रहा है, आपका चंद्रमा आ जा रहा है, तो कौन सी घटना होगी, सूर्य ग्रहण की घटना होगी। कौन सी घटना होगी, सूर्य ग्रहण की घटना होगी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश जो है किस पे जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन गया कि सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया कब होती है। तो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और आता है यही सूर्य ग्रहण प्रक्रिया से, और वो आता है पूर्ण सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। क्या आता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। वो प्रश्न क्या बनता है आपका, पूर्ण सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है कि इसका प्रकाश और इसके कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बाहरी अवस्था में दिखाई देता है। तो जब बाहरी अवस्था में दिखाई देता है तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक वलय सा बन जाता है। क्या बन जाता है, वलय सा बन जाता है। तो यही एक प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है। तो डायमंड रिंग, जिसको हम लोग एक दूसरा नाम भी कहते हैं हीरक वलय। हिंदी में क्या लिख के आता है, हीरक वलय। अगर ये पूछे डायमंड रिंग या हीरक वलय की घटना कब होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। किसकी घटना होती है, डायमंड रिंग या हीरक वलय की घटना कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। तो एक ये प्रश्न बहुत आता है पेपर में, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है। तो अगर ये प्रश्न आता है डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा डायमंड रिंग की घटना कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अब सूर्य से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देख लीजिए कि और क्या प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न क्या बनता है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। जैसा कि आपको पता है कि सन जो है, सूर्य है वो सेंटर में है, और पृथ्वी इसका जो चक्कर है वो कैसे पथ पे लगाती है, परवलयाकार पथ पे लगाती है। किस पथ पे लगाती है, परवलयाकार पथ पे लगाती है। यानी एक समय सूर्य से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और एक समय सूर्य से क्या होगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। कहने का मतलब है एक समय पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और एक समय पृथ्वी जो होगी वो सूर्य से न्यूनतम दूरी होगी, और इन दोनों के बीच की क्या होगी, एक औसत दूरी होगी। तो सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी होती है वो है आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई भी मानते हैं। क्या मानते हैं, खगोलीय इकाई या खगोलीय एकक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, ये तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। देख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, क्योंकि हमने आपको बताया है ना कि क्या होता है कि जब दीर्घ परवलयाकार पथ पर जब पृथ्वी चक्कर लगा रही तो जाहिर सी बात है एक समय सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और एक समय सूर्य से क्या होगी, न्यूनतम दूरी पर होगी। तो जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और दूसरी होती है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, तो ये है आपके 14.70 करोड़ किलोमीटर।
अब ये जो अधिकतम दूरी जो है और जो न्यूनतम दूरी है, इनका भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपका अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, इनके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें हमें जानना होगा कि किस प्रकार से, एक होता है उपसोर और एक होता है अपसोर। तो अब ये जानना होगा कि अपसोर क्या है और उपसोर क्या है, दोनों चीज जानना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अप माने क्या होता है, ऊपर, अप माने क्या होता है, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। तो बस यही से आप ध्यान रखिएगा कि अपसोर किस घटना को कहेंगे, अधिकतम दूरी की घटना को। किस घटना को कहेंगे, अधिकतम दूरी की, क्योंकि इसमें क्या लगा, यूपी अप, यानी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की जो घटना होती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपसोर नाम से जानते हैं। अब उसके बाद बचा इसका उपमान को सहायक वैसे ही होता है, तो ये क्या होगी आपकी न्यूनतम दूरी होगी। तो अगर ये पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी उपसोर कहलाती है। अब ये जो अपसोर व उपसोर है, ये क्या होता है कि ये अलग अलग डेट पे होते हैं, इनकी तिथियां भी अलग अलग है। अब जैसे एक की तिथि है आपकी 3 जनवरी और एक की तिथि है आपकी 4 जुलाई। अब हमें कैसे ध्यान रखना होगा कि किसकी 3 जनवरी है और किसकी 4 जुलाई है। जैसे कि आपको पता है अप माने क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमने क्या किया, ज्यादा वाले को ऊपर लिख दिया 4 और कम वाले को क्या कर लिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, जुलाई, जुलाई में फॉरवर्ड है तो इसमें जुलाई आ जाएगा और जनवरी में 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं और कब होती है, और न्यूनतम दूरी कितनी होती है और ये कब होती है। एक प्रश्न और बनता है, प्रश्न क्या बनता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय, लगने वाला समय। तो ये जो लगने वाला समय है वो कहीं कहीं दिया होता है 8 मिनट 16 सेकंड और कहीं कहीं दिया होता है 8 मिनट 20 सेकंड। क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, परिवलयाकार पथ पे चक्कर लगा रही है, तो इसलिए कभी प्रकाश को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा और कभी प्रकाश को पहुंचने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज इतनी क्लास हम लोग रखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।